हेलो, स्वागत है आप सभी का एमआरएस एकेडमी में। तो पिछले टर्म पे हमने संविधान को स्टार्ट किया था। तो संविधान में हमने पहले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि संविधान में पढ़ना क्या क्या है। इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, तो उसमें पहला टॉपिक था प्रस्तावना। तो आज हम देखेंगे आज के टॉपिक में प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के बारे में यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनता है, किसी भी एग्जाम में उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन बनना है 100% तय। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना में क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले सभी को प्रस्तावना पता होना चाहिए, प्रस्तावना होता क्या है। तो प्रस्तावना किसी भी पुस्तक का परिचय पत्र होता है एक तरीके से, यानी उस पुस्तक में क्या है उसके बारे में सारी जानकारी होती है प्रस्तावना। ठीक, तो ऐसे ही संविधान की प्रस्तावना है। आप प्रस्तावना को पढ़ लें तो संविधान का सारा मसौदा मसौदा आपको पता चल जाएगी संविधान में क्या क्या है। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रस्तावना को और क्या कहते हैं, उद्देश्य का, इंग्लिश में प्रियम्बल। तो प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है, हम भारत के लोग। भारत को एक बार पूरा प्रस्तावना पढ़ लेते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2000 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना। अब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं इन सब चीजों को। तो सबसे पहले है हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सारे प्रभुत्व किसके पास, भारत के पास है, जो भी है सभी भारत के पास है। तो इन शब्दों के बारे में तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, कैसा, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को क्या कौन। अब इसमें 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता दी गई। तो ये 3 प्रकार का न्याय हो गया। कौन कौन सा, नंबर 1 सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक और नंबर 3 राजनीतिक। तो ये पूछा जाता है कि संविधान में संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय दिया है। तो 3 प्रकार का, कौन कौन सा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। कौन सी, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कौन, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई प्रस्तावना में। उसके बाद 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की, विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म, ये तो होगी स्वतंत्र। उसके बाद 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर। तो यहां से 3 क्वेश्चन बने। पहला क्या कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, यानी 5 प्रकार, और 2 प्रकार की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, यहाँ से बनता है ये क्वेश्चन। और दूसरा चीज कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि हमारी संविधान की प्रस्तावना में कौन सी तारीख लिखित है। तो ये तारीख निश्चित है, इसमें 26 नवंबर 1959 सिर्फ एक बार तारीख का यूज किया गया। और अगर ये पूछा जाए तो कौन सा संवत है, तो विक्रमी संवत, कौन सी, शुक्ल सप्तमी संवत, कौन सा, शुक्ल पक्ष का।
इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत का मतलब हम अपने अंग सशरीर अधिनियमित करते हैं उसे, और आत्मार्पित, आत्मार्पित मतलब आत्मा से अर्पित करते हैं। तो हो गया संविधान की प्रस्तावना के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। इसके बाद इनमें कुछ शब्द दिए, जैसे टर्म दिए, अच्छा यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। कौन कौन से, इनसे क्वेश्चन बन जाता है अक्सर करिए, यूपीपीसीएस वगैरह इन सब में एग्जाम में बने हैं क्वेश्चन। प्रस्तावना के साथ शुरू होने वाला पहला संविधान कौन सा था, किस देश का, अमेरिका का। तो पहला एक फैक्ट हो गया, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, प्रस्तावना के साथ शुरू होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, अमेरिका। दूसरा, प्रस्तावना का अर्थ है संविधान का परिचय पत्र। प्रस्तावना का अर्थ भी कई बार पूछा कि प्रस्तावना का अर्थ क्या है, तो संविधान का परिचय पत्र। तो संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला ने कहा है। जो प्रस्तावना है इसको N.K. पालकीवाला ने संविधान का क्या कहा, परिचय पत्र। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव, 13 दिसंबर 1946 में नेहरू ने क्या, एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और उसको स्वीकार अपनाया कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया प्रस्तावना के रूप में, किसको, उद्देश्य प्रस्ताव। उसके बाद इस संविधान में, इस प्रस्तावना में एक संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, कौन से, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद आगे 2 केसेस दिए गए हैं कि बेरूवाड़ी यूनियन केस 1960 में कहा गया। एक केस आया था सेंट्रल का यूनियन केस का, बेरूवाड़ी केस 1960 में। कब आया था, 1960। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इस बात में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में जब आया, उसमें 13 जजों की सबसे बड़ी, आज तक की सबसे बड़ी बेंच किस केस में बैठाई गई है, 13 जजों की, 1973 के। तो इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे किसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में। एक और दिया गया है कि संविधान में ये संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उन क्षेत्रों को नहीं संशोधित किया जा सकता है जो संविधान का मूल ढांचा है। मूल ढांचा को प्रभावित किए बिना आप संविधान में की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे प्रस्तावना के। इसके बाद आगे देखेंगे, कुछ हमने यहाँ शब्द लिखे हुए, जैसे संप्रभुता क्या है, समाजवाद क्या है, लोकतंत्र क्या है, पंथनिरपेक्ष क्या है, गणराज्य क्या है। तो संप्रभुता का मतलब होता है हमारा पूरा सारे अधिकार मेरे पास। तो संप्रभुता 3 प्रकार की होती है, एक डिपेंडेंट, एक डोमेनियन, तीसरा इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट का मतलब होता है मेरे जो भी आंतरिक, डिपेंडेंट का मतलब हिंदी में बोल लेंगे आश्रित। तो मेरे जितने भी चाहे आंतरिक मामले हो और चाहे बाहरी मामले हो, सारे मामले किसके ऊपर, किसी के डिपेंडेंट। जैसे हम जब ब्रिटिश उपनिवेश थे तो सारे आंतरिक और बाहरी मामले किसके अंडर कंट्रोल थे, ब्रिटेन के। तो हम तब कैसे थे, डिपेंडेंट थे। लेकिन जब डोमेनियन क्या होता है, डोमेनियन का मतलब ऐसी कंट्री जिनके आंतरिक मामले तो मेरे पास खुद के पास होते हैं, देश के पास, लेकिन बाहरी मामले अभी भी किसी और के पास हैं, तो उसे कहेंगे डोमेनियन स्टेट। बाहरी मामले में हस्तक्षेप कौन करेगा, जो उसका उपनिवेश है। और इंडिपेंडेंट क्या होता है कि चाहे आंतरिक मामले हो चाहे बाहरी मामले, दोनों किसके पास होंगे, खुद के पास। जो भी निर्णय लेना होगा खुद से ही लेना होगा। लेकिन डोमेनियन में क्या होता था, सिर्फ हम आंतरिक मामलों में निर्णय खुद से ले सकते थे, लेकिन बाहरी मामलों में किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो इनको हो गया डोमेनियन। और डिपेंडेंट का मतलब चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी, दोनों निर्णय किसी के ऊपर आश्रित हैं। तो हुए संप्रभुता। तो संप्रभुता में 3 चीजें हुई। उसके बाद समाजवाद क्या होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद और साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब होता है जहां सारी चीजें सरकारी, गवर्नमेंट की, ज्यादातर गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, लेकिन ज्यादातर। लेकिन साम्यवादी समाजवाद क्या होता है, जहां सारी चीजें
गवर्नमेंट की हो और गवर्नमेंट जैसा चाहे, जैसे चाइना, तो चाइना में क्या है, साम्यवादी समाजवाद, तो गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आ गया लोकतंत्र। समाजवाद के बाद अगला पॉइंट क्या है, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में दो प्रकार का लोकतंत्र होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लोकतंत्र क्या होता है कि जैसे मान लो ये स्विट्जरलैंड है, तो स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट को हटाना है, प्रधानमंत्री को हटाना है, तो यहाँ रेफरेंडम करा लीजिए, जनमत करा लिया जाए, तुरंत जनता को इकट्ठा कर लिया जाएगा और वोटिंग करा ली, हाँ कि राष्ट्रपति को हटाना है या नहीं, वहां संसद का कोई रोल नहीं। तो ऐसा अगर यहाँ पर संसद में डायरेक्ट रेफरेंडम करा लिया जाता है, डायरेक्ट जनता भाग लेती है, उसने कह दिया इसको हटाना है तो हटाना है, ठीक। इनडायरेक्ट में क्या होता है, अगर हमें भारत के राष्ट्रपति को हटाना है, ऐसा नहीं जनता ने कह दिया हटा दें, नहीं, यहाँ राष्ट्रपति के प्रति संसद में विधेयक पारित किया जाएगा। जैसे हमें लोकसभा और राज्यसभा, तो राष्ट्रपति को चुनते भी हैं अप्रत्यक्ष रूप से और हटाए भी अप्रत्यक्ष रूप से। चुनते कौन है राष्ट्रपति को, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो यही लोग हटाते हैं। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट लोकतंत्र। तो इनडायरेक्ट लोकतंत्र में कौन आ जाएगा, इंडिया हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, अगला टर्म है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है इसका कोई धर्म ना हो। पंथ निरपेक्ष में तीन प्रकार की कंट्रीज होती है, नास्तिक, आस्तिक और पंथ निरपेक्ष। नास्तिक कंट्री में जैसे चीन किसी भी धर्म या किसी भी चीज को नहीं मानता है, तो वो हो गया नास्तिक देश। उसके बाद आस्तिक देश क्या है, जिसका कोई एक पर्टिकुलर किसी एक धर्म का किसी एक धर्म को मानता हो, वो होंगे आस्तिक। जैसे पाकिस्तान सभी मुस्लिम, नेपाल पूरा हिंदू, कंबोडिया पूरा बुद्धिस्ट। कौन सा, तो पाकिस्तान किस धर्म को मानता है, मुस्लिम को, नेपाल हिंदू धर्म को, जबकि कंबोडिया बुद्धिस्ट या बुद्ध धर्म को मानता है। ऐसे ही पंथ, जैसे यहाँ भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष। गणराज्य का मतलब होता है गणराज्य, डेमोक्रेटिक, मोनार्की और रिपब्लिक। गणराज्य तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला डेमोक्रेटिक, दूसरा मोनार्की, तीसरा रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है मोनार्की या लोकतंत्र, प्रजातंत्र और गणतंत्र। तो डेमोक्रेटिक लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र, जनता जो कहेगी वैसा होगा। उसके बाद मोनार्की क्या होता है, राजतंत्र यानी राजा का तंत्र, राजा कहेगा वही होगा। उसके बाद रिपब्लिक माने गणतंत्र, जनता और सरकार दोनों, ठीक। तो ये था आज का प्रस्तावना। तो कैसा लगा, जो भी चीजें कुछ कमियां रही हो, शुरुआत कर रहे हैं हम अभी, तो कुछ कमियां भी रही होंगी बोलने में और माइक के सामने और सारी चीजें, तो इन सब के बारे में आप कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कि क्या समस्या रही, कौन सी चीजें अच्छी लगी, कौन सी बेकार लगी, आप कमेंट्स जरूर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।